नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन किया और नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, देश का विकास। इसके बाद एनडीए के अहम घटक दल टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ समापन किया अपने चुनाव अभियान का। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो जल्द से जल्द काम शुरू करें। इसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने के लिए पहुंचे। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना। लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कहा कि वो पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। We stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. We had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Shri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता आज विधिवत चुन लिया गया। अब सबकी निगाहें
शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास भदौरिया हमारे सीनियर एडिटर नेशनल अफेयर्स संसद भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथी रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं रायसीना रोड से। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा विकास का। विकास, नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, वो कवायद पूरी हो चुकी है। हमने देखा कितना शानदार माहौल आज सेंट्रल हॉल में दिखाई दिया। एनडीए के बीच वो तालमेल जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो तालमेल शानदार नजर आया। अब तैयारियों पर अगर हम बात करें तो इस शपथ ग्रहण समारोह की क्या तैयारियां हैं, और उस तैयारियों के साथ साथ एक सवाल सबके जहन में है, किसके खाते में कितने मंत्री पद आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसके लिए लंबी कवायद चलेगी। आज और कल दोनों दिन ये लंबी कवायद चलनी है और परसों जब शपथ ग्रहण समारोह शाम को होगा तब भी दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। और उससे पहले ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ वे सभी संभावित मंत्री जो उनके साथ शपथ लेंगे वो चाय पे 7RCR में, माफ़ कीजिएगा, 7 लोक कल्याण मार्ग में आमंत्रित होंगे। और उसी से जुड़ी हुई बैठकों का दौर शुरू भी हो चुका है। देखिए, इस वक्त प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सांसद हैं, उनके एक आवास पर एक बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के तमाम नेता वहां मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वे वहां मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके मजबूत एलाय पार्टनर हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख हैं, वे वहाँ मौजूद हैं। एनसीपी के अजीत पवार वहाँ मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में किस तरह से सीटों मंत्री पद का बंटवारा हो इन तीनों दलों के बीच, उस पर ये बातचीत चल रही है। और इसी तरह की बैठकों का दौर अलग अलग एलाइज पार्टनर के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें शामिल होंगे। लंबी लंबी बैठकों का दौर निश्चित रूप से चलेगा ताकि जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले न केवल जो फार्मूला है मंत्री पद का वो इजाद कर लिया जाए और साथ ही साथ किस एलाय पार्टनर को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इस पर भी मोटी मोटी चर्चा हो जाए। अभी तक का जो फार्मूला है, जो एनडीटीवी को जानकारी है, उसके मुताबिक 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री देने का फार्मूला है। और अगर 7 सांसद होते हैं तो ऐसी सूरत में 1 कैबिनेट और 1 MOS दिया जा सकता है। तो अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनके इससे इस तरह से 2 मंत्री पद आते हैं। और कल एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में इस बात को कहा भी था कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, और उनका इशारा अपने बेटे कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के लिए था कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि उनके कोटे से 2 मंत्री जो है वो पार्टी के अन्य 6 सांसदों में से बनेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर रुख कर लेते हैं। रवीश, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि मेहमान आएंगे, VVIP गेस्ट आएंगे। कोई संख्या का अंदाजा लग पा रहा है कि कितने लोग इस शपथ ग्रहण में इस बार शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, राष्ट्रपति भवन पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल भी हमने कुछ तस्वीरें भेजी थी और उसमें ये पता लग रहा था कि सारे जो अधिकारी हैं राष्ट्रपति भवन से जुड़े हुए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2019 में हमने देखा था कि तकरीबन 6000 लोगों को आमंत्रित किया गया था और इस बार भी लगभग 8000 लोग जो है वो आमंत्रित हो सकते हैं। और इसमें जैसा कि आज सुबह अखिलेश जी ने खबर दी कि इसमें मेट्रो से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल विस्टा को जिन्होंने बनाया वो मजदूर लोग हैं और बहुत ही मेहनतकश वर्ग से लेकर और डिप्लोमेट तक हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन 4 देशों में जो है वो आमंत्रण भेजा गया है। तो कई विदेशी डेलीगेट्स इसमें आ सकते हैं और इसके अलावा आम कुछ लोग इसमें रह सकते हैं और अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ख्यातलब पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी आमंत्रित इसमें किया जाएगा। प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि ये एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह है कि इसमें विशिष्ट जन ही नहीं बल्कि आम जन और मेहनतकश जो वर्ग है वो भी इस पूरे समारोह में शामिल रहे, ताकि लगे ऐसा कि ये जो समारोह है ये पूरे आम लोगों से लेकर विशिष्ट लोगों तक को एक जोड़ने का जरिया बने। तो इस तरीके की एक थीम पर ये पूरा राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन है उसकी तैयारियां अब लगभग चल रही हैं। आता हूं रवीश आपके पास, विकास का रुख यहां पर करना चाहूँ। विकास, हमने पहले 2 कार्यकाल में देखा, हम जो कहानियां सुनते थे मंत्रिमंडल को लेकर वो ये कि हमें सुबह कॉल आया, हमें शाम तक पता नहीं था, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, हमें 2 घंटे पहले कॉल आया। तो इस बार क्या लगता है, ये सस्पेंस थ्रिलर ऐसे ही रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर रहने वाला है। और जैसा कि आपने सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना होगा और उन्होंने ये कहा कि
आप किसी की बातों में मत आइएगा। कोई फ़ोन करके आपको कहे कि आपका बर्थ पक्की हो गई है और आप परिवार सहित आ जाइए, शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होना है, तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि आखिर वो है कौन। तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि जो कॉल जाएगा वो उस पार्टी के मुखिया के घर से जाएगा और वो स्वयं करेंगे। यानी कि बीजेपी से अगर कोई मंत्री बन रहा होगा तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के आवाज़ से फ़ोन जाएगा या फिर प्रधानमंत्री के आवाज़ से फ़ोन जाएगा। अगर टीडीपी कोटे से कोई मंत्री बन रहा है तो चंद्रबाबू नायडू उसको फ़ोन करके बताएंगे। एकनाथ शिंदे के कोटे से अगर कोई मंत्री बन रहा है तो उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे बताएंगे, और नीतीश कुमार के कोटे से अगर कोई बन रहा है तो नीतीश कुमार स्वयं बताएंगे। तो ये साफ है एकदम कि अभी हम जब सेंट्रल हॉल के बाद सांसदों के लिए खाने पीने का दोपहर का भोजन का इंतज़ाम था पार्लियामेंट में ही, और वहाँ पर जो मिलेट है मोटा अनाज, उसका वहाँ पर ख़ास तौर पर खाने का इंतज़ाम था। उसमें ज्वार बाजरे की खिचड़ी थी, इसके अलावा बाजरे की रोटी थी, जो मल्टीग्रेन रोटी आटा होता है उसकी रोटियां बनी हुई थी, और रारी के आटे रारी का जो हलवा बना हुआ था। उस दौरान वहाँ बहुत से सांसद थे जो मोटे अनाज का इस भोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे और सब इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि मेरा क्या होगा। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के वो सांसद जो 27 इस बार जीत के आए हैं, उनमें काफ़ी कौतूहल था कि उनकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 7 ऐसे मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से हारे हैं, तो उनका कोटा जो है अब इन सांसदों के हिस्से आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे और सब यही कह रहे थे कि इस बार बैटरी को फुल करके रखना है और करना पड़ेगा। मोबाइल को किसका नंबर आया, किसका नंबर नहीं आया, ये पता लगने में बस 2 ही दिन का समय बचा है। 9 तारीख को पीएम का शपथ ग्रहण होना है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका विस्तार से तमाम डिटेल्स बताने के लिए। रवीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तैयारियों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनडीटीवी से चुनाव नतीजों पर बात की है और आरोप लगाया है कि कुछ सीटों पर प्रशासन ने कांग्रेस को हराने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस राहुल गांधी से रायबरेली सीट न छोड़कर जाने का आग्रह करेगी। उनसे बात की है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने इस बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि लोग लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में भी चल रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब पहुंचे हैं। अजय सर, बहुत बधाई आपको। पार्टी ऑफिस में भी काफ़ी भीड़ है। इस बार के जो रिजल्ट्स हैं, इसको पहले किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जो प्यार है वो रणवीर जी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत अरसे बाद कांग्रेस के अंदर ये एक खुशी का माहौल, लोगों के अंदर जश्न का माहौल, और आम जनमानस इस बार कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ा है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी आपके साथ थी, सपा को कितना बड़ा श्रेय देंगे इस जीत की? निश्चित तौर से सभी लोग मिलकर, हमारे के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत किया, खुद काम करते थे साइकिल चलाकर, क्योंकि साधन थी नहीं। सब लोग गांव-गांव में जाकर रह जाते थे, पदयात्राएं कर करके उन लोगों ने काम किया इंडिया गठबंधन के लिए, और निश्चित उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। सर, ये माना जाए कि ये जो 2024 का गठबंधन था, ये यूपी के विधानसभा तक चलेगा और आप तब भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने? तौर से चलेगा। हम जब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम किया, और नेचुरल अलायंस है, हम केवल स्वार्थ के लिए नहीं कि स्वार्थ के लिए, नेचुरल अलायंस है। स्वार्थ के साथ जो समाजवादी के साथ जुड़े थे, देखिए वो कहाँ से कहाँ चले गए। हम लोग नेचुरल अलायंस हैं और हम साथ मिलकर काम करेंगे, और निश्चित आने वाली विधानसभा में भी उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। बहन जी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या इस बार इंडिया अलायंस की कोशिश होगी कि मायावती जी भी आप लोग के साथ आ जाए अगर उत्तर प्रदेश में? जो अभी अलायंस में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको लेकर चलेंगे। बाकी जो बाहर हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करें। राहुल जी, प्रियंका जी के बारे में बात होगी। राहुल जी 2 जगह से चुनाव जीते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या रिक्वेस्ट करेगी राहुल जी से? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की रिक्वेस्ट यही है कि जो पारिवारिक गठबंधन सीट है वो उनके साथ रहे। रायबरेली उनकी परिवार की सीट है, तो रायबरेली के साथ राहुल जी रहें, ये हम सबकी मांग है, ये हमारी डिमांड है। प्रस्ताव भी भेजें? बिल्कुल, हम खुद बात करेंगे। कल CWC की मीटिंग है, कल दिल्ली में रहेंगे, कल वहाँ पर भी जाकर हम ये बात उनसे कहेंगे, ये आग्रह करेंगे कि ये आपकी सीट है। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया जी ने आपको ये कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से बेटा सौंपने का मतलब है कि जिस तरीके से मैंने सेवा की है, उस तरीके से हमारा बेटा भी सेवा करेगा। तो निश्चित तौर से एक आखिरी सवाल,
एक नैरेटिव चल रहा था चुनाव के पहले जब टिकट अनाउंस हुआ कि राहुल जी रायबरेली लड़ेंगे और अमेठी से किशोरी लाल जी लड़ेंगे, कि चुनाव बाद राहुल जी अगर जीतते हैं तो रायबरेली छोड़ देंगे, प्रियंका जी आएंगी, चुनाव लड़ेंगी। इस तरह का भी कोई गुंजाइश है, पॉलिटिकल गुंजाइश? देखिए, जो चीज़ें सामने पहले उस पर बात करेंगे, और निश्चित तौर से प्रियंका जी हमारी नेता हैं, पर जो आज चीज़ें सामने हैं, परिस्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में और जिस तरीके से मैडम ने जिस तरीके से बोला, आदरणीय सोनिया जी ने, जिन्होंने अपनी सीट दी बेटे को, तो निश्चित तौर से उसका मैं समझता हूँ कि सब लोग सम्मान करेंगे। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी यूपी इकाई की ये जो आग्रह है, ये जो डिमांड है, इसको मानेंगे, ऐसी कहना है अजय राय साहब का। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आंध्र प्रदेश के विधायक और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा है कि उनके राज्य में आरक्षण जारी रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि जैसे रिश्ते चंद्रबाबू नायडू और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच थे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायडू के बीच होंगे। No, we stand by, in the state of Andhra Pradesh, we stand by the reservation. This is something that's been going on for the last 2 decades. There's no second thought about it. We intend to continue it. Coming to the other larger national issues, this is something that we would not like to discuss in media. If you look at the way Vajpayee ji and Naidu have worked together, that is the kind of relationship we are looking forward to. So if there's any issue that we would like to discuss, we would like to do it in closed doors. Either Naidu ji will convince the Honorable Prime Minister on this, or they will convince Mr. Naidu ji on why this bill is better. And that's the kind of symbiotic relationship that we really want to maintain. Because our interest is the state, our interest is a strong nation. And whatever makes our states and nations strong, we stand by it. So this is not going to be a sort of a quid pro quo relation. So it's not going to be that we support you, do this. No, that is not the kind of relationship that TDP has ever maintained, and we don't intend to maintain that relationship. नारा लोकेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण देगी, क्योंकि वो इसे तुष्टीकरण नहीं, सामाजिक न्याय मानते हैं। It's social justice. It is nothing but social justice. It's a fact that minorities continue to suffer. It is a fact that they have the lowest per capita income. So as a government, it is my responsibility to bring them out of poverty. So whatever decisions I take is not about appeasement, it's about bringing them out of poverty. In my own constituencies, assembly constituency, I discussed this with minority leaders. We want to create a training center for them. We want to expose them for the opportunities the world has to offer, so that they can come out of the cycle of poverty. If you want to make our nation a developed nation, you cannot leave anyone behind. Together, we should develop our nation. And there's a great opportunity to do it. So we will continue to take everyone together. And that has been the trademark of Telugu Desam Party. We have carried everyone together and we'll continue to do that. और बात अब शेयर बाजार की करेंगे। सेंसेक्स ने 4 जून की गिरावट को काफी पीछे छोड़ दिया है। 3 जून का रिकॉर्ड भी टूट गया है। सेंसेक्स आज 76,795 अंकों के पार चला गया, लौटकर वो 76,693 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 468 अंकों की बढ़त के साथ 23,000 का आंकड़ा पार किया और 23,290 पर बंद हुआ। आईटी और वित्तीय क्षेत्रों के शेयर काफी मजबूती से बढ़े, लेकिन हर क्षेत्र के स्टॉक में आम उछाल देखा गया। शेयर बाजार में आज अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। एनडीटीवी के शेयर आज 4.43% बढ़े। इसके साथ अदानी एनर्जी के शेयरों में 2.01% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अदानी पावर के शेयरों में 1.96% और अदानी पोर्ट्स के शेयर्स में 1.88% का उछाल देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के शेयरों में भी 1.80% का उछाल आया।
लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो कांग्रेस भी कह रही है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। क्या दोनों पार्टियों के बयानों का मतलब इतना ही निकाला जाए या फिर इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। मिलेगा 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव खूब मिलकर ऐसे लड़ा कि प्रचार के दौरान पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और कौन कांग्रेस का। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव ये पहले दिन से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हमने मिल करके चुनाव लड़ा है। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने एक चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश की। देश के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग साथ में आए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में हमारे साथ आई। हमने चुनाव लड़ा, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ा और मुझे खुशी है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत था वो इस दौरान बढ़ा है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा अलायंस था वो लोकसभा के लिए था। ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। इसलिए भले ही इंडिया गठबंधन बीते साल जून महीने में बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नवंबर दिसंबर महीने में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। और अब लोकसभा चुनाव के बाद फिर से विधानसभा चुनाव अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चाहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में 7 लड़ने के बावजूद दिल्ली की 7 सीटें दोनों पार्टियां हार गई। दोनों को मिलाकर 43.08% वोट मिले, जबकि 2019 में अलग अलग लड़कर दोनों ने 40.8% वोट हासिल किए थे। 2015 और 2020 विधानसभा चुनावों में आपने अपने दम पर करीब 54% वोट हासिल किए। दोनों बार आपने 70 में से 60 से ज्यादा सीटें जीती। बेशक कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। 2015 में 9.7% वोट मिले और 2020 में केवल 4.26% वोट। गठबंधन तब होता है जब दोनों ही पार्टियों को इसकी जरूरत महसूस हो, जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे की ताकत का लोहा मानती हो। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी एक दूसरे की ताकत का लोहा मान रही थी, इसलिए दोनों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से फिलहाल अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी गई है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी योगेश नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।